शैलेश को जब मार्शल विराज ने कुछ नहीं कहा तो वो उस कमरे से जाने लगा और जाने से पहले उसने एक बार पीछे पलटकर देखा। वो जानना चाहता था कि मार्शल का टारगेट कौन था और वो भोपाल किससे मिलने जा रहे थे। लेकिन आखिर मार्शल से ये सब पूछने की हिम्मत करे भी तो कौन। जब शैलेश वहां से चला गया तो मार्शल विराज वो मैप देखने लगा जो उनके हाथ में था। वो भोपाल का मैप था। उस मैप में बहुत सारी डिटेल्स थी और जाहिर सी बात थी कि इतनी डिटेल्स वाला वो मैप साधारण तो नहीं होगा। लेकिन मार्शल विराज का जैसा रुतबा था उनके लिए ऐसा मैप निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं थी। जब उसने मैप में वो सारी जगह देख ली जहां डकैतों के छिपने की गुंजाइश हो सकती थी तो फिर उसकी नजर भोपाल के मैप पर पड़ी और फिर उसे ध्यान आया कि भोपाल शहर पर तो अभिमन्यु चंदेल का कब्जा था। उधर राठौड़ निवास में महेश राठौड़ अचानक से वहां आ गया था तो विराट राठौड़ की बात बीच में ही रुक गई थी और आर्य अपनी मां के बारे में जो बात विराट चाचा बता रहे थे उसे वो ठीक से सुन भी नहीं पाया था। पहले आर्य को सिर्फ शक था कि आर्य की मां किसी आम परिवार से नहीं थी, लेकिन तब उसे इस बात का कोई सबूत नहीं मिल पाया था। पर अब जब उसके चाचा ने कुछ बताना शुरू किया और उसके दादा ने बीच में आकर रोक दिया तो उसका शक यकीन में बदल गया। अब बस बात ऐसी थी कि आर्य समझ नहीं पा रहा था कि उसकी मां किस परिवार से जुड़ी हुई थी। वो इस सोच में भी डूबा हुआ था कि आखिर उसका ननिहाल कैसा था जो उसकी मां के पास ऐसी अनोखी कला और टेक्निक थी। भले ही आर्य को मार्शल आर्ट्स नहीं आते थे लेकिन वो इतना तो समझ गया था कि वो वॉर टेक्निक जो उसकी मां जानती थी और उसे सिखाना चाहती थी वो आम नहीं था और ना ही उस टेक्निक को हर किसी को सिखाया जा सकता था। लेकिन ऐसा कौन सा परिवार हो सकता था जिसके पास इतनी सारी ताकतें होंगी। आर्य कितना भी सोचने की कोशिश कर रहा था उसके दिमाग में इंडियन आर्मी के अलावा दूसरा कोई ख्याल नहीं आ रहा था। और अगर आर्य से पूछा जाए तो बस वो यही सोच रहा था कि शायद मल्होत्रा परिवार जो कई पुश्तों से इंडियन आर्मी का हिस्सा था तो हो सकता था कि उनकी ट्रेनिंग के दौरान ही उनको अलग अलग टेक्निक सिखाई जाती होगी। मल्होत्रा परिवार से बहुत सारे लोग देश की रक्षा के लिए आगे आए थे और वो लोग बहुत ही होशियार और ताकतवर भी थे। लेकिन आर्य की मां का नाम तो मल्होत्रा बिल्कुल भी नहीं था और उसे ऐसा भी महसूस हो रहा था कि मल्होत्रा परिवार और उसकी मां का कोई रिश्ता ना हो। आर्य को फिर से अपने दादाजी की वही बात याद आ रही थी कि उसकी नानी का घर बहुत दूर था, यहां तक कि बॉर्डर तक पहुंचने से भी ज्यादा दूर था। तो हो सकता था कि बॉर्डर के पास रहने वाले मल्होत्रा परिवार से उसकी मां का कोई रिश्ता ना हो। और वैसे भी मल्होत्रा परिवार की बेटी के साथ आर्य का रिश्ता पहले ही तय हो चुका था, जिसका मतलब यह था कि वो उसका ननिहाल नहीं हो सकता था। अगर मल्होत्रा परिवार नहीं तो फिर उसकी मां किस घर की बेटी थी। और आर्य के दादाजी क्यों नहीं चाहते थे कि विराट राठौड़ आर्य को उसकी मां की सच्चाई बताए। आर्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे, क्या सोचे या फिर क्या बोले। इसलिए थोड़ी देर के लिए उसने इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। राठौर परिवार का दरवाजा थोड़ा आवाज करने के बाद बंद हो गया। एक साथ 5-7 लोग उस दरवाजे से बाहर गए
और फिर बाहर जाने के बाद वो दरवाजा बंद हो गया। तभी किसी शख्स ने दूसरे शख्स से कहा, यहां क्या हो रहा है? अचानक से इतने सारे गार्ड और नौकरों को काम से क्यों निकाला गया? मैं देख रहा हूं कि इधर कुछ दिनों से लगातार हर रोज किसी ना किसी को काम से निकाला जा रहा है। आखिर ऐसा यहां करने की वजह क्या हो सकती है? तभी वो दूसरा शख्स बोला, ये 7वां इंसान है जो अपना सामान पैक करके यहां से गया है, और मैंने सुना है कि 2 और लोग हैं जो अपना सामान पैक कर रहे हैं और जल्दी ही राठौर परिवार को छोड़कर चले जाएंगे। वो 2 लोग दरवाजे पर गार्डिंग के लिए खड़े थे। वो बार बार कुछ लोगों को अपने साथ बैग लेकर जाते हुए देख रहे थे, और उन लोगों ने इतने सारे लोगों को एक बार में ही जाते हुए देखकर आपस में ही घर के अंदर होने वाली बातों के बारे में डिस्कस करने लगे। उन गार्ड में से एक गार्ड ने धीमी आवाज में कहा, मैंने सुना है कि ये सब छोटे मालिक आर्य राठौड़ का फैसला है, तो पता नहीं वो क्या सोचकर ऐसा कर रहे होंगे। उस दूसरे गार्ड ने कुछ सोचते हुए फिर से कहा, क्या नौकरों के बाद अब गार्ड को भी छोटे मालिक ही निकाल रहे हैं? पता नहीं आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या करना चाहते हैं। जब से रंधावा परिवार के साथ उनका पंगा हुआ है, तब से वो बिल्कुल बदल से गए हैं, और अब तो सब लोग उनसे डरने भी लगे हैं। दूसरे गार्ड ने पहले गार्ड की बातों का जवाब देते हुए कहा, मैं एक छोटा सा पहरेदार हूं, तो मुझे क्या पता कि छोटे मालिक के दिमाग में क्या चल रहा होगा। मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि वो हम लोगों को काम से ना निकाले। हालांकि आर्य ने उन गार्ड और नौकरों की आपस की बात नहीं सुनी थी, और वैसे भी वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वो लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे थे। अब आर्य इतना बदल चुका था कि उससे किसी के कुछ बोलने या सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए वो अगर ये जान भी ले कि गार्ड उसके बारे में क्या बात कर रहे थे, तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो फिर भी वही करता जो वो चाहता था। उन लोगों को काम से निकालने के बाद विशेष चौहान आर्य के पास आया और उससे सवाल करने लगा, छोटे मालिक, जैसा कि आपने निर्देश दिया था, हमने उन 9 लोगों को काम से निकाल दिया है, लेकिन अब उन 9 लोगों के जाने से हमारे पास उनकी जगह खाली हो गई है, तो क्या हमें नए गार्ड्स को लाना चाहिए? विशेष चौहान भी बहुत संभल कर आर्य से बात कर रहा था, क्योंकि जब उसने देखा कि आर्य कितनी जल्दी जल्दी फैसला करता था और किसी की नहीं सुनता था, तो मन ही मन वो आर्य से डरने लगा था। आर्य ने बस कुछ ही दिनों की ट्रेनिंग विशेष चौहान के साथ की थी, और वो बहुत कम समय में सारे गार्ड्स को पहचानने लगा था, और वो सबको सिर्फ उनके चेहरे या नाम से नहीं जानता था, बल्कि वो उन सारे गार्ड्स की कमियां और खूबियां दोनों ही जानने लगा था। विशेष चौहान को लगा कि वो आर्य के इन फैसलों पर सवाल नहीं उठा सकता था। हालांकि गार्ड्स का इंचार्ज होने के बावजूद भी विशेष चौहान आर्य के सामने बहुत तमीज से पेश आता था कि कहीं वो उसकी भी कोई गलती ना निकाल दे, और ऐसे नालायक गार्ड्स को हायर करने के लिए उसे भी काम से ना निकाल दे। आर्य ने खुले शब्दों में विशेष चौहान को इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा, सबसे पहले एक गार्ड की जगह को पूरा करो, उनको एग्जामिन करने में जितना भी वक्त लगे लगा लो, लेकिन वो काम के लिए सही बंदा होना चाहिए। और उन गार्ड्स को चुनते समय यह ध्यान रखना कि उसे हमारी रक्षा करनी है, ना कि हमें उसे यहां बस खाना खिलाना है। अगर तुम्हें ऐसा कोई गार्ड मिले तभी तुम मेरे पास उसे लेकर आना। सिर्फ एक गार्ड को काम पर रखने के लिए इतना सब करना होगा?
हालांकि विशेष चौहान को आर्य की ये बातें समझ नहीं आई थी कि आखिर वो कहना क्या चाहता था। विशेष चौहान सोच रहा था कि अब उसे अपने नीचे भी कोई गाछ को काम पर रखने से पहले उसको कई लेवल के एग्जामिनेशन पर खरा उतरना होगा। उसे वैसे तो इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि काम करने के लिए बोला जाता तो वो करता ही, लेकिन वो बस ये बात समझने की कोशिश कर रहा था कि आर्य के दिमाग में चल क्या रहा था। जब विशेष चौहान वहां से चला गया तो आर्य ने किसी एक नौकर को बुलाया और उससे सवाल किया, क्या बंटी और बाकी लोग वो चिट्ठी देकर वापस लौट आए हैं? उस नौकर ने आर्य की बातों का जवाब देते हुए कहा, नहीं छोटे मालिक, अभी तक तो उधर से कोई जवाब नहीं आया है। आर्य ने अपने नौकर को इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा, ठीक है, जैसे ही वो लोग आते हैं या उनकी कोई खबर आती है तो मुझे तुरंत बताना। उस नौकर ने आर्य से कहा, जी छोटे मालिक, और वहां से चला गया। आर्य ने घर के बचे खुचे 21 लोगों का बैकग्राउंड विशेष चौहान को दिया था, लेकिन उसके बारे में वो तब तक पता नहीं कर सकता था जब तक कि बंटी वो चिट्ठी वाला काम खत्म करके लौट नहीं आता, क्योंकि वो 21 लोग सीधा सीधा बंटी को रिपोर्ट करते थे और उसके आए बिना आर्य को उन 21 लोगों के बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं लग पाता। आर्य इसलिए भी लोगों को काम पर रखने की जल्दबाजी में नहीं था। उसने अभी विशेष चौहान को सिर्फ एक आदमी को काम पर रखने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि वो देख सके कि विशेष चौहान राठौर परिवार में किसी को लाने से पहले कैसे परखता था। उस बात को 4 दिन हो गए थे जब आर्य के चाचा विराट राठौर को उसकी मां के बारे में बताना चाहते थे। वो तो अचानक से उसके दादाजी वहां आ गए तो बात बीच में ही रुक गई, वरना आज उसे अपनी मां के परिवार के बारे में काफी कुछ पता होता। उस दौरान आर्य ने फिर से अपने मां बाप के बारे में काफी कुछ पता करने की कोशिश की और वो बस इसी उम्मीद में था कि शायद उसे अपने मां बाप के बारे में कोई नई जानकारी हाथ लग जाए। वो ये भी उम्मीद कर रहा था कि कहीं से उसे उसकी मां के जन्म की जगह के बारे में कुछ क्लू मिल जाए, लेकिन बदकिस्मती से आर्य के हाथ कुछ भी नहीं लगा। क्या आर्य अपने मां बाप के बारे में कोई नई जानकारी हासिल करने में कामयाब हो पाएगा?